देखिए अगला टॉपिक हमारा कौन सा है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, एटॉमिक पावर स्टेशन। बहुत ज़रूरी टॉपिक है और लगातार अभी मैं कुछ एग्जाम्स में देख रहा था, बहुत बार पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैंने इसको अलग ही सेपरेट बताया, क्योंकि हम एक साथ जब भी कोई चीज़ के साथ में इसको इंक्लूड कर देता हूँ तो वैल्यू लोग कम समझते हैं। तो एक वैल्यू प्रोवाइड कराने के लिए इसको एक अलग चैप्टर के रूप में दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और बहुत डिटेलिंग में बताऊंगा जो ज़रूरी है हमारे लिए। पहला सबसे बड़ी बात है, आपसे पूछा जाता है कि हमारे देश में प्रेजेंट टाइम में कितने हमारे पास एटॉमिक पावर स्टेशन है, ठीक है। तो याद रखिएगा टोटल 7 है और ये लगभग 2013 से अभी तक यही नंबर चल रहा है, ठीक है। यही नंबर है, इससे ज़्यादा भी बड़े नहीं है, ठीक है। ये मैं 2013 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अभी तक 2022 हो गया, कोई भी ऐसा नहीं बना 2013 से कि जो नया बने। लास्ट 2013 में बना था। और एटॉमिक पावर स्टेशन को बनाना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। और दूसरी बात, अगर नीड है हमको तो ही हम बनाते हैं, नहीं तो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चे वाला काम भी है, ठीक है। पहली बात, टोटल 7 है। यह भी एग्जाम के एनटीपीसी हुए थे और आप जानते हैं चाहे रेलवेज का हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, टीसीएस ही ले रहा है आजकल, और वो टॉपिक ज़्यादातर यहाँ पे कमांड कर रहा है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, जो हमारे एटॉमिक पावर स्टेशन है उनको देख लीजिए। पहला है आपका तारापुर परमाणु एटॉमिक पावर स्टेशन। ये तारापुर कहाँ पर है? आपका महाराष्ट्र में। और आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर पड़ता है ये, तो याद रखेगा महाराष्ट्र में, ठीक है। तो पहली चीज, तारापुर पावर स्टेशन जो है एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर पड़ेगा? आपके यहीं पर। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए हम यही मैं आपको बता रहा हूँ, हम डिटेलिंग में नहीं पढ़ते और ज़्यादातर बच्चों के फंसे थे जो एनटीपीसी का एग्जाम दिए थे। बट जब मैं कंटेंट मैंने दिया था और एटॉमिक पावर स्टेशन के ऊपर मैंने बता दिया था अपने लेक्चर में, तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ हम रट्टा मार के चल जाते कि ये कहाँ पर है, बस इतना याद कर लिया। ऐसा नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कौन सा था। तो हमारा था तारापुर, जिसकी स्थापना होती है 1969 में। तो ये बहुत ज़रूरी है, स्थापना इसकी 1969 में होती है और भारत का पहला है जो अब महाराष्ट्र में था। तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखना है। और 1969 आते ही आप याद रखिएगा इसरो की स्थापना हो जाती है। दादा साहब फाल्के अवार्ड की हमारी स्थापना इसी साल होती है। तो इन दोनों को भी रिलेट करके याद रखने की ज़रूरत है। और इसी से हमारे देश में फर्स्ट टाइम बैंकों को नेशनलाइज किया जाता है। कितने बैंक होते हैं? 14 बैंक होते हैं। और जब दूसरी बार किया जाता है तब हमारे यहाँ होते हैं 1980 में 6 बैंकों को नेशनलाइज या राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो पहला हमारा एटॉमिक पावर स्टेशन कौन सा हो गया? तारापुर, जो महाराष्ट्र में, जिसकी स्थापना होती है 1969 में। और भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन बन जाता है, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं, दूसरा हो जाता है हमारा कईगा, जिसको नाम दिया गया था कईगा एटॉमिक पावर स्टेशन। देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो मेंशन कर रखा है, पहले यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि पहला तो हमारा ये हो गया। दूसरा ये कहाँ पड़ता है? हमारा कर्नाटका में, कईगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो याद रखिएगा, ठीक है। तीसरी की बात हम कर लेते हैं, काकरापारा। ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपके गुजरात में। तीनों की जगह की याद रखिएगा, एक भी जगह नहीं छोड़ना, सबसे जरूरी तो पहला काम हमारा यही है। फिर हो जाता है हमारा कुंडम कुलम। ये कुंडन होता है, देखिए यहाँ पे कुंडम नहीं है, कुंडन है ये। कुंडम कुलम जो आपका है, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, जो एटॉमिक पावर स्टेशन है, यहाँ कहाँ पर पड़ेगा? ये आपका तमिलनाडु में। देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि बताइए हमारे ऐसा एकमात्र राज्य कहाँ है, कौन सा है जिसमें 2 एटॉमिक पावर स्टेशन है? तो वो है हमारा तमिलनाडु, क्योंकि कलपक्कम जो एटॉमिक पावर स्टेशन है ये भी आपका तमिलनाडु में ही है। तो कुंडलकुलम हो गया और दूसरा हो गया एटॉमिक जो कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन, ये दोनों तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्या? नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। सुपर इंपॉर्टेंट है ये और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा ये आपका कहाँ पड़ता है? यूपी में। क्योंकि अगर आप देखेंगे नॉर्थ के राज्यों में तो इकलौता अगर आपको दिखेगा तो यही दिखेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं राजस्थान। राजस्थान बन जाता है दूसरा, ये पड़ता है आपका रावत भाटा में। और ये ज़्यादातर ऐसे पूछा जाता है कि बताइए राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है, और वहाँ पर जगह दे दी जाती है, रावत भाटा हो गया, पोखरण हो गया, ऐसे ऑप्शन में दिए जाते हैं कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखिएगा ये है आपका रावत भाटा में, ठीक है। कहाँ पर है? रावत भाटा में, रावत भाटा। तो याद रखिएगा आपको पूछा जाता है। अब मैं देखो आपको कुछ पॉइंट बता दूं। पहला पॉइंट तो मैंने बोला सबसे पहला है हमारा 1969 में स्टेब्लिशमेंट होती है, तो साल याद रखना है। पूछा जाएगा सबसे पुराना हमारा कौन सा है, जो अभी रिसेंट टाइम पे, मतलब जो सबसे पुराना है आज के टाइम पे बना हुआ, तो वो है हमारा 2013 का। जो अभी सबसे लास्ट में बना था वो था 2013 में, और जिसका नाम था कुंडन कुलम। तो याद रखिएगा तमिलनाडु का है, और आपको ये भी याद रखना है सन कौन सा है? 2013। देखिए बाकियों के भी मैं सन आपको बता देता हूँ, क्या पता आपके एग्जाम में पूछ ली जाए, बट इतनी ज़रूरत नहीं है आपको डिटेलिंग में जाने की। पहले का याद रखिएगा जो 1969 में बनता है, और जो लास्ट में बनता है वो बनता है हमारा कुंडन कुलम, जिसकी स्थापना होती है 2013 में। बाकियों के मैं आपको बता दूं, देखिए पहला बनता है हमारा तारापुर, दूसरे नंबर पे बनता है हमारा राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, जो बनता है आपका 1973 में।
और 1973 से मैंने आपको रिलेट कराया था क्या होता है 1973 में हमारे यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर की इस्टेब्लिशमेंट होती है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। आगे बढ़े। 1973 के बाद आ जाता है 1984 का साल, जब हमारे यहाँ कलपक्कम न्यूक्लियर पावर की स्थापना होती है। तो ये होता है 1984 का। और इस समय आपको पता है 31 अक्टूबर को ही हमारे यहाँ निधन किनका हो जाता है, हमारी जो महिला इकलौती प्रधानमंत्री रही भारत की, इंदिरा गांधी, उनका निधन होता है 31 अक्टूबर 1984। तो 1984 को जरूर याद रखिएगा। और एक बुक भी मैंने आपको बताई थी जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा जो लिखी गई थी, जिसका नाम था 1984, तो ये भी याद रखिएगा, इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो कहाँ तक हमने बात कर ली। 1984 में बनता है आपका कुंडन कुलम, सॉरी कलपक्कम बनता है, कलपक्कम। ठीक है, 1984 में। फिर आ जाता है 1991 का टाइम, जब नरोरा बन जाता है। तो 1991 भी आपको याद रखने की जरूरत है। 1991 सन में इसलिए बता रहा हूँ कि क्या पता पूछ ले जाए, बस इतना एडवांस जाने की जरूरत नहीं है। फिर मैं आपको एक दो को याद रखिएगा, जैसे तारोपुर हो गया, और एक हो गया आपका कुंडन कुलम, और एक नरोरा भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि नरोरा हमारे यूपी का है और यूपी बहुत ज़रूरी बनता है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट है हमारे पूरे देश का। यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, तो आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी, काकरापारा। काकरापारा कहाँ पड़ता है आपका, गुजरात में। इसकी स्थापना होती है इसके 2 साल के बाद, 1993 में इसकी स्थापना हो जाती है, 1993 में। फिर आ जाता है काईगा। काईगा की स्थापना होती है सन 2000 में, 2000 में होती है इसकी स्थापना। ठीक है, और लास्ट में होती है कुंडन कुलम की, जो आपको याद रखना ही है, मस्ट है ये, 2013 में ये आ गया कुंडन कुलम। तो ये सारे आपको एटॉमिक पावर स्टेशन मैंने आपको बता दिए। सारे फैक्ट याद रखिएगा। पहला है तारापुर, जिसकी स्थापना होती है 1969 में, जो है आपका महाराष्ट्र में। सबसे लास्ट है कुंडनकुलम, जिसकी स्थापना होती है 2013 में, और आपका है तमिलनाडु में। इकलौता अगर स्टेट की बात करें, तमिलनाडु है, जहाँ पर आपका एटॉमिक पावर स्टेशन है 2। ठीक है, देखिए और पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। चेरनोबिल डिज़ास्टर के बारे में ये भी मैं आपको बता दूँ। पहली बात तो एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम सारे पॉइंट देख लें क्या क्या यहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि एसएससी और रेलवेज में कई बार रिपीट हो चुका है। तो ये इससे रिलेटेड था, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, तो मैंने सोचा आपको बता दूं जो ज़रूरी है हमारे लिए। सबसे पहले पॉइंट बात करते हैं चेरनोबिल डिज़ास्टर के बारे में, था क्या ये। देखिए आज के टाइम पे आप यूक्रेन जानते हैं, और यूक्रेन जब आप न्यूज़ सुन रहे थे तो ये इसका नाम भी आपने चेरनोबिल का नाम सुना होगा, हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं साथ ही साथ, चेरनोबिल का आपने सुना होगा। उस समय ये न्यूज़ चल रही थी कि रशियन जो सोल्जर्स थे या रशियन आर्मी थी, उन्होंने यहाँ पर अटैक कर दिया था, और बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था इस बात को लेके भी। बट इससे पहले ज़रूरी ये बन जाता है कि चेरनोबिल है क्या, और इसके ऊपर हमें पढ़ना क्या है। यूक्रेन के बारे में याद रखिएगा, इसकी कैपिटल पूछी जाती है तो कीव है इसकी कैपिटल, ये तो आप जानते हैं, कीव। ठीक है, और ये स्टैटिक का ये पार्ट है, तो याद रखिएगा। आगे वैसे कैपिटल वाली वीडियो में आपको मेंशन करूंगा। हम बात कर रहे थे चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में। तो देखिए ये भी एक एटॉमिक एनर्जी से इसका रिलेशन था, रिएक्टर था ये। अच्छा, रिएक्टर की बात करें तो करंट टाइम पे रिएक्टर है आपके यहाँ 22 भारत में, और सारे रिएक्टर को जानने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई इसके ऊपर। एटॉमिक पावर स्टेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हम जो चेरनोबिल के बारे में बात कर रहे हैं, मैं इसको पहले जल्दी आपको क्लियरली बता दूँ जो ज़रूरी है हमारे लिए। देखिए जो आज के टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये चेरनोबिल, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये बॉक्स टाइप का, ये देखिए ये है पूरा, ऐसी थी ये पूरी बिल्डिंग। ठीक है, ये पूरा पार्ट दिख रहा होगा, ऊपर से जो इसकी फोटो खींची गई है। अब देखिए चेरनोबिल डिजास्टर था क्या, हुआ क्या था कंडीशन में, पहले पूरी डिटेलिंग बता दूं स्टोरी, जिससे आपको कुछ फैक्ट याद रखने में आसानी हो जाएगी। इसकी कहानी स्टार्ट होती है 1971 के अराउंड, 1970 का टाइम। और आप जानते हैं इस समय यूएसएसआर और वर्सेस चल रहा था आपका यूएसए। इन दोनों के बीच में एक तरीके से शीत युद्ध चल रहा था, और दोनों के बीच में आगे पीछे की बात चल रही थी कि पहले कौन अपनी इकोनॉमी को डेवलप करेगा, सुपर पावर कौन बनेगा, बस यही कहानी थी। और लास्ट में आप जानते हैं 1991 में इसका विघटन हो जाता है यूएसएसआर, और हट जाता है सुप्रीम पावर से, और बन जाता है सुप्रीम पावर यूएसए बन जाता है 1991 आते आते। वैसे तो उसी समय से पहले से ही बन गया था, बट एक मोहर लगनी बाकी थी, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए 1970 का टाइम चल रहा था, और यूएसएसआर जानता था कि हमें किसी भी तरीके से इनसे पीछे नहीं रहना, और हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। और यूएसए की जो उस समय आप बात करें तो यूएसए की उस समय चलती थी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर जो था ना, उस समय भी बहुत ज़्यादा टाइम था, 1970 में नाम था। और आप बोल सकते हैं कि इनकी जो इकोनॉमी पूरी चल रही थी ना, पूरी बेस्ड न्यूयॉर्क में थी। एक ऐसा स्टेट, ऐसा जगह बन गया था ये, कि जहाँ पर सारा डिपेंड यूएसएस के ऊपर था, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जनरेट हो रहा था इनकम। तो यूएसएसआर के दिमाग में भी आया कि इनकी तरह से ही हम एक ऐसा डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड इनसे ज़्यादा बनाएं न्यूयॉर्क से, जिससे कि हमारी इकोनॉमी पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा इससे। ऑब्वियसली वो तो सिंपल सी बात है, आपका टूरिज्म बढ़ता है, बहुत चीज़ों का फ़ायदा होता है। तो इसलिए ही
क्या करता है यूएसएसआर इस प्लानिंग को करते हुए कि अगर हम ऐसे पीछे हो जाएंगे, हमको इकोनॉमी को डेवलप करना है तो कोई ना कोई ऐसा स्टेट हमको बनाना पड़ेगा, ऐसा शहर बसाना पड़ेगा जहाँ से टूरिज्म वगैरह, या अगर वो डेवलप होता है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, जिससे इकोनॉमी डेवलप करेगी। अब यहाँ भी कंडीशन आ जाती है, क्या आ जाता है यहाँ पर, यूएसएसआर एक शहर बसाने की प्लानिंग करता है 1970 में, जिसका नाम होता है प्रिपियात। ये याद रखना है आपको, स्टेट लेवल वालों के लिए ही मैं एक तरीके से आपको टारगेट कर रहा हूँ। आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि प्रिपियात था क्या ये। तो ये इन्होंने शहर बसाया था प्रिपियात, प्रिपियात, ठीक है, जगह मैंने आपको बता दी। अब ये प्रिपियात जगह को ही बनाने के लिए बोलते हैं कि हम इसको बसाते हैं। अब पूरी पूरी वेल प्लानिंग हो जाती है, पूरा शहर बसा दिया जाता है। आप लगा लीजिए 1970 से लगभग हो जाता है, इसको 1975 के अराउंड प्रॉपर पूरा एक ये बन जाता है, एक शहर बोल सकते हैं न्यूयॉर्क की तरीके से। बहुत वेल डिफाइंड कहा गया था कि इसको बनाया गया था, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ध्यान दिया गया था। जितना भी यूएसएसआर के पास पैसा था एक तरीके से, तो इस पे लगा दिया गया था कि इसी को वेल डेवलप करेंगे, आगे काम करेंगे। अब ये चेरनोबिल एक जगह थी इसी प्रिपियात शहर के अंदर, ठीक है, चेरनोबिल जो शहर इन्होंने बनाया था। अब चेरनोबिल में इन्होंने, देखिए लाइटिंग वगैरह की तो जरूरत पड़ेगी आपको, बिजली वगैरह की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको उस शहर को एक वेल डेवलप बनाना है, अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ पे बुलाना है, तो आपके लिए सबसे पहले लाइट वगैरह होना चाहिए, बिजली वगैरह होना चाहिए। तो इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर इसलिए बनाए कि यहाँ पर 4 न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिए, 1 2 3 4, कि एक तरीके से हर फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाए, ठीक है। अब ये कंडीशन यहाँ पे बन जाती है। इसके बाद क्या होता है, सब पूरा शहर बस जाता है। अब ये न्यूक्लियर रिएक्टर भी काम करने लग जाते हैं और डेवलप होने लग जाता है धीरे धीरे, जो यूएसएसआर का शहर था चेरनोबिल। और आप सभी जानते हैं यूएसएसआर का पार्ट ही था यूक्रेन, तभी तो युद्ध हो रहा है आज के टाइम पे, जो युद्ध हो रहा है कि यूक्रेन किसी भी तरीके से नेटो में ना सम्मिलित हो। अब हम बात कर रहे थे प्रिपियात। अब ये बन जाता है पूरी तरीके से। एक दिन क्या होता है, इसी ये जो आपको दिख रही है यही चेरनोबिल का यूनिट है। देखिए 4 यूनिट थे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, और ये यूनिट 4 था। अगर आपसे बहुत डिटेल में जाएगा तो पूछेगा कि कौन से यूनिट में जो चेरनोबिल में न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट करा था, यही था वो। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस रिएक्टर को ये अंदर से यूज कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। देखिए वैसे तो किसी भी तरीके से देख लीजिए, जो इनके साइंटिस्ट है सभी ने इतना ध्यान नहीं लगाया कि कुछ भी माइनर डिफेक्ट आ सकते हैं। बहुत लंबी कहानी, अगर मैं साइंटिफिकली आपको बताऊंगा कि रॉड वगैरह क्या होती है, उस पर थोड़ा बहुत इशू आ गया था, वो बात हमको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना। कहने का मतलब है कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लास्ट कर जाता है। अब इतना जब मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, ये घटना कब होती है ये बहुत ज़रूरी है। साल जरूर याद रखिएगा, साल बहुत बार पूछा गया, डेट भी पूछ सकता है, तो आप डेट ज़्यादा ना ध्यान रखें। एसएससी में ज़्यादातर साल ही पूछा गया 2-3 बार। 1986 का साल है जब ये डिजास्टर होता है। और आप समझ सकते हैं कि 1986 के टाइम पे इतना लोगों को नहीं पता था न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अब 1945 का थोड़ा बहुत लोगों को ये अंदेशा था कि न्यूक्लियर डिजास्टर होता क्या है। अब ये समझ लीजिए कि ये माना जाता है कि 3 गुना या बहुत ज़्यादा गुना माना जाता है कि 10 गुना भी लोग कहते हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पर जो एक एनर्जी निकली थी, न्यूक्लियर एनर्जी, वो 10 गुना ज़्यादा थी आपके जो हिरोशिमा और नागासाकी में फेंकी गई थी, जो ठीक है, जो बॉम्ब के थ्रू आई थी एनर्जी, उससे 10 गुना ही ज़्यादा एनर्जी थी। तो इसलिए ज़्यादा इसका नुकसान देखने को मिला था, और हुआ भी था। आगे मैं स्टोरी में आपको बताता हूँ। अब कहानी क्या होती है कि ब्लास्ट हो जाता है 26 अप्रैल 1986 को। इतनी नॉलेज किसी को नहीं थी कि हुआ क्या है। वैसे अगर बात करें तो यूएसएसआर गवर्नमेंट को भी नहीं पता था, और दूसरा ये चाहते भी नहीं था कि बात लीक हो, और 2-3 दिन तक चुपचाप रहे, कुछ नहीं हुआ। मतलब ये पता चल गया कि डिजास्टर हो गया है और न्यूक्लियर थोड़ी एनर्जी निकल रही है। साइंटिस्ट वगैरह ने इसके लिए पहले ही आगाह कर दिया कि कुछ ना कुछ इसका नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, तो थोड़ा आप तैयार रहिए। इतना ध्यान में लोगों ने नहीं दिया, और वहाँ पर तुरंत से जो आपके फायर फाइटर होते हैं, जिनको अग्निशामक कहा जाता है, वो पहुंचे। और किसी के पास इतनी इक्विपमेंट्स नहीं थी। आप देखिए कितनी भी 100% इक्वल इक्वल हो आपके पास इक्विपमेंट्स वगैरह, फिर भी आप न्यूक्लियर एनर्जी का तो नहीं कर सकते ना सामना। तो उसी समय ये फायर फाइटर ऑन द स्पॉट जैसे ही जाते हैं, कुछ समय के बाद जैसे यहाँ से करते हैं, समझ जाते हैं एनर्जी बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी निकल रही होती है, और उसी में इन सभी की लगातार जो 5-6 थे, उसी समय ऑन द स्पॉट इनकी खाल गल जाती है, उसी समय मर जाते हैं। लगभग थे 12-13, जिसमें से इन सभी को दिखता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, फिर ये निकलते हैं बाहर, तो इनकी भी मृत्यु हो जाती है। एक आध जो बचे थे वो 2-3 साल के बाद वो भी मर जाते हैं कैंसर के कारण, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी आप जानते हैं कैंसर का सबसे बड़ा रीजन बन जाता है। ये कहानी बनते बनते यहाँ पे चेरनोबिल की जो पूरी स्टोरी बन जाती है, और ये यूएसएसआर गवर्नमेंट किसी को भी नहीं बताती कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और जो ये लोग होते हैं यहाँ पर, नॉर्मली जब ब्लास्ट होता है, आप मूवी भी बनी थी इसके ऊपर, देखिएगा जरूर, तो उसमें ब्लास्ट में लोगों को इतना ही नहीं पता चलता कि हो क्या रहा है, और सोचते हैं कि कहीं पे ब्लास्ट हो गया होगा। उन्हें नहीं पता था कि न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ से निकल रही है। और काफ़ी दिन तक, लगभग आप कह सकते हैं 15-20 दिन तक ये लोग यहीं पर रहते हैं, ये जानते हुए कि न्यूक्लियर एनर्जी एक तरीके से बाहर निकली। बट उस समय लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी। अब होता क्या है, ऐसे होते होते जितने लोग थे
सभी इसी के इन्फेक्ट हो जाते हैं। और लगभग अगर जो लोग उस समय रह रहे थे 1970 के टाइम से, आप मान के चलिए उसमें से ये डाटा के अकॉर्डिंग माना जाता है कि 80 से 90% लोग मर गए थे उसके एक साल बाद, या ऑन द स्पॉट मर गए थे। और काफ़ी परसेंट कहा जाता है कि बहुत रेयर आज के टाइम पे जो यहाँ पे रहा करते थे वो बचे होंगे। इतना हैवी ये एक तरीके से डिजास्टर था। तो ऑलमोस्ट फिर जो लोग बचते हैं उन सभी को वापस अपनी जगह जगह भेज दिया जाता है यूएसएसआर के द्वारा। अब ये बात कहाँ से खुलती है कि ये एनर्जी एक तरीके से डिजास्टर हुआ है? स्वीडन पास में पड़ता है, आप सभी जानते हैं स्वीडन, ठीक है। स्वीडन के पास में ही जो वहाँ के साइंटिस्ट होते हैं वो विंड से एक तरीके से जो हवाएं आती हैं उससे वो एक ट्रांसमिशन होता है, उससे देख लेते हैं कि एक तरीके से कहाँ से ये एनर्जी आ रही है, न्यूक्लियर एनर्जी, जो हल्के हल्के से हमको महसूस हो रही है। वहाँ पर लोगों को भी महसूस होने लग गया था। फिर यहाँ से सब धीरे धीरे बात आने लगती है, न्यूज़पेपर में सब बात लीक हो जाती है। पता चलता है कि यहाँ पर डिजास्टर हुआ था जिसको ये छुपाने की कोशिश करी यूएसएसआर गवर्नमेंट। यूएसएसआर नहीं चाहती थी कि इनका और बुरी तरीके से हालत खराब हो जाए। जो भी बचा हुआ है चाह रही थी दोबारा से लोगों को यहाँ पर बसा दिया जाए। तो जैसे हमने चेरनोबिल के बारे में आपको पॉइंट बता दी, ये जो दिख रहा है ना आपको, देखिए पहले जो इनिशियली जब इनको दिखा था तो पहले ही इसमें पानी वगैरह डालने की सोच रहे थे हेलीकॉप्टर के द्वारा कि रेडिएशन को रोक दिया जाए, पर उसका कोई रिजल्ट होना नहीं था। तो आज के टाइम पे देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इससे इसको कवर किया गया। पहले तो इसमें बहुत कई साइंटिस्टों ने जिनको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पता था, एटॉमिक एनर्जी के बारे में, तो उनका मानना था कि एनर्जी ऐसे नहीं बंद होगी, आपको किसी न किसी तरीके से इसको कंक्रीट या तो रेत वगैरह या सैंड वगैरह इस पर डालनी पड़ेगी तो ही इसको बंद हो सकती है। ये बंद भी नहीं होगी, मतलब काफ़ी हद तक इसका ये हो सकता है कि ये इस पूरे इलाके में थोड़ा कम हो जाए इसका एनर्जी का पावर। तो इसमें पूरी तरीके से इसको ऊपर से मिट्टी वगैरह डाला गया, पूरा बंद किया गया, तब जाके इस एनर्जी में थोड़ा बहुत रुकावट मिली। फिर इसको बाद में इसको पूरा कवर कर दिया गया, जो आपको दिख रहा है ना ये पूरा कवर कर दिया गया है। अब यूट्यूब पे व्लॉग वगैरह देखिएगा, इसके ऊपर बहुत बनाया हुआ है। वैसे तो अलाउ नहीं था, बट आज के टाइम पे 2021 इसमें अलाउ कर दिया गया था कि आप जाके यहाँ पर जा सकते हैं। इसको घोस्ट टाउन भी कहा जाता है, घोस्ट टाउन, ठीक है। घोस्ट या घोस्ट सिटी भी कहा जाता है, मतलब यहाँ पर कोई लोग नहीं रहते, खत्म हो गया मामला। मतलब ये आपको दिख रहा होगा, देखिए बच्चों के लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो था इतना एडवांस कर रखा था कि पार्क वगैरह हर तरीके से था। बट यहाँ से लोगों को वहाँ से फिर यूएसएसआर गवर्नमेंट ने कहा कि आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो सारे के सारे मारे जाएंगे। बट ये कहा जाता है कि डाटा के अकॉर्डिंग 90% लोग जो वहाँ पर रहे थे उस समय, उस इलाके में उसके आसपास, वो नहीं बचे, या तो वो उसी समय मर गए या उनको कुछ समय के बाद गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर वगैरह हुई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये भी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इसलिए घोस्ट सिटी भी कहा जाता है, आपको घोस्ट टाउन भी कहा जाता है इसको, चेरनोबिल को। और 26 अप्रैल का टाइम था जब 1986 में ये घटना होती है। तो ये आप ये जरूर याद रखिएगा, इसलिए मैंने आपको बहुत डिटेलिंग में बताया कि नॉलेज भी पता होनी चाहिए हमको इसके बारे में। और अगर एग्जाम में कुछ भी आता है तो हम फंसे ना, जैसे प्रिपियात पूछ ली जाए, क्योंकि जो मैंने आपको प्रिपियात शहर के बारे में बताया है ये आपके यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कोशिश करी कि आपको भी थोड़ा सा एडवांस के साथ बता दूं कि कभी भी अगर हम आगे भी एडवांस रखते हैं तैयारी में तो थोड़ा फायदामंद देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। बाकी इसके ऊपर मैं एक प्रॉपरली एक दिन वीडियो लेकर आऊँगा जिससे बहुत डिटेल में आपको बताऊँगा कि कहानी क्या हुई थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद ये नहीं कि और जगह नहीं हुआ, बट हुआ, बट उसका इंटेंसिटी बहुत कम थी और उसको रोक लिया गया। जैसे जापान में भी हुआ था, बट वहाँ पर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी, और बाद में भी हुआ था। इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी इस समय कि कैसे इसको रोका जा सकता है या क्या इसके खिलाफ हमें पहले से ही कोई इक्विपमेंट्स रखने चाहिए थे इसको बचाव के लिए। बहुत इसमें बहुत सी कह सकते हैं कि गलतियाँ करी थी, जिसका आज रिजल्ट देखने को मिला, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड। बाकी मैं आपको 2-3 पॉइंट पहले ही बता चुका हूँ। हमारे भारत में जो हुआ था वो 1974 में हुआ था, वो आपका 18 मई के टाइम पे, ठीक है। और बाकी जो सेकंड हुआ था मैंने आपको बताया था वो 11 मई से 13 मई के बीच में हुआ था, जो हमारे यहाँ परमाणु परीक्षण कहते हैं, जिसको न्यूक्लियर टेस्ट कहा जाता है। 11 से लेकर 13 मई, इसलिए हम 11 मई को हम न्यूक्लियर नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। और ये हुआ था 1998 में। इसके बारे में ऑलरेडी मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी मैंने बताया था कि जो पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था विश्व में, जो यूएसएसए के द्वारा किया गया था, यूएसए, तो इन्होंने कहाँ पर करा था, अलामो गोर्डो में। अलामो गोर्डो जगह थी, ये न्यू मैक्सिको में जगह थी जहाँ पर टेस्ट किया गया था। फिर बाद में इसके बाद 6 अगस्त और 9 अगस्त को न्यूक्लियर बम फेंके गए थे हिरोशिमा और नागासाकी में, और लिटिल बॉय और फैटमैन जिनका नाम था। और इसके ऊपर भी बहुत अच्छी एक तरीके से डॉक्यूमेंट्री बना रखी थी। और आज भी यूएसए जापान को एक जो क्षति हुई थी उसके लिए कंपनसेट करता है, अगर आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में पता होगा।
बट हम अभी नॉलेज बेसिस में नहीं पढ़ रहे, अभी हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको इसमें डिस्कस मैंने करके बता दिया। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।